ऐसे कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कितना ही बुरा हाल चल रहा है। जहां पानी के कम होने की वजह से दिल्ली मिनिस्टर आतिशी अनशन पर बैठने के बाद हॉस्पिटलाइज हो गई थी, वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के एड बिप्लब कुमार अभी तक मुश्किलों में घिरे दिख रहे हैं अपने ऊपर लगे सेक्सुअल हरासमेंट केस को लेकर। इसी सब के बीच में आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल का भी कुछ अच्छा हाल नहीं है, जो कि एक कस्टडी से दूसरे कस्टडी में ही शिफ्ट होते दिखे हैं। जहां पहले वो जुडिशियल कस्टडी में थे ईडी केस में, वहीं सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट करते हुए अपनी कस्टडी में ले लिया था और जिसके बाद उन्हें दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने वापस से जुडिशियल कस्टडी में सौंपा है 12 जुलाई तक के लिए। इस मामले में कौन सा नया कदम दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिया है, हम आगे देखेंगे। पर उसके साथ ये भी देखेंगे कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में फंसी बीआरएस लीडर की कविता को बेल मिली है या नहीं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल के एड बिप्लब कुमार को भी कोई राहत मिली है या नहीं। तो पहले बात करते हैं दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की और देखते हैं कि उन्होंने अपनी जुडिशियल कस्टडी के खिलाफ कौन सा बड़ा कदम उठाया है। बीते दिन जब दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में वोकेशन जज सुनैना शर्मा ने जब सीबीआई द्वारा इस प्ली को एक्सेप्ट करते हुए कि अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में रखना चाहिए अपना ये ऑर्डर सुनाया कि वे 12 जुलाई तक कस्टडी में रहेंगे, वैसे ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने फुर्ती दिखाते हुए मूव द दिल्ली हाई कोर्ट चैलेंजिंग हिज अरेस्ट बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग द सेंट्रल एजेंसी हिज कस्टडी इन अ करप्शन केस कंसर्निंग द नाउ स्क्रैप्ड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी ऑफ 2021-22। सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को भी चैलेंज किया है जिसमें कि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट के जज अमिताभ रावत ने पाया कि सीबीआई द्वारा अरेस्ट इलीगल नहीं है। जहां इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया गया है, वहीं आपको बता दे कि बीआरएस लीडर और बिप्लब कुमार दोनों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को अपना फैसला सुनाना था। बीआरएस लीडर की कविता, जो कि दिल्ली लिकर पॉलिसी मामले में कब से ही जेल में बंद है और ईडी द्वारा मेन कॉन्स्पिरेटर घोषित हो चुकी है, ने अपने बेल की मांग की थी और इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने उन्हें एक बहुत बड़ा झटका दिया है और उनकी बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। जहां लोगों को लगा था कि शायद की कविता को बेल मिल सकती थी, वहीं जस्टिस शर्मा ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और इस मामले में अब सबकी निगाहें उनके इस ऑर्डर पर आ टिकी कि उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के एड बिप्लब कुमार के केस में क्या फैसला दिया है। आपको याद दिला दे कि ट्रायल कोर्ट ने बिप्लब कुमार को बेल देने से मना कर दिया था, जिसके अगले दिन ही उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया इस मामले में पुलिस द्वारा अरेस्ट को चैलेंज करते हुए। और यहाँ पे मेन सवाल ये पैदा हुआ था कि क्या उनके द्वारा ये प्ली मेंटेनेबल है या नहीं। इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए सबको एक बार फिर से शॉक दे दिया है जब उन्होंने ये कहा कि बिप्लब कुमार द्वारा फाइल प्ली मेंटेनेबल है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके साथ ही उन्होंने ऑर्डर देते हुए कहा कि नोटिस इशूड लिस्टेड बिफोर द रोस्टर बेंच। आपको याद दिला दे कि बिप्लब कुमार के केस में ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि सारे एविडेंसेस पर अगर एक नजर डाली जाए तो ये साफ है कि आम आदमी पार्टी एमपी स्वाति मलिवाल के एलिगेशन सही है और यहाँ तक कि उनके मेडिकल रिपोर्ट्स भी सच्चे हैं। द कोर्ट स्टेटेड द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल एट द नेसेंट स्टेज and the apprehension of influencing the witnesses or tampering with the evidence cannot be ruled out. Keeping in view the allegations made against the applicant at this stage, no ground for bail is made out. कोर्ट ने आगे ये भी स्टेट किया था कि the allegations raised by the victim have to be taken on their face value and cannot be swiped away. The mere delay in registering the FIR would not have much impact on the case, as the injuries are apparent in the MLC after 4 days. There seems to be no premeditation on the part of the victim, as if it would have been so. Then the FIR would have been registered on the same day. आपको याद भी होगा कि इस केस की हियरिंग ट्रायल कोर्ट में काफी दिलचस्प भी थी, क्योंकि स्वाति मलिवाल इस हियरिंग में रो पड़ी थी। एक क्विक रिकैप देते हुए आपको याद दिला दे कि मलिवाल ने बिप्लब कुमार पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए हैं और इस मामले में बिप्लब कुमार ने बेल की मांग ट्रायल कोर्ट से की थी, जिन्होंने उन्हें बेल देने से सख्त मना कर दिया था। बिप्लब कुमार के काउंसिल एन हरिहरन ने हियरिंग की शुरुआत करते हुए कहा था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी एमपी स्वाति मलिवाल पर उल्टा एक ट्रेसपास का केस फाइल किया है, क्योंकि वे बिना अपॉइंटमेंट के सीएम के घर में घुस गई थी। उन्हें फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट हरिहरन ने कहा था कि शी डायरेक्टली एंटर्ड द चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंस। दिस अमाउंट्स टू ट्रेसपास। दिस इज अ चीफ मिनिस्टर्स होम। कैन एनीवन कम लाइक दिस? शी वाज आस्क्ड टू वेट आउटसाइड, बट शी barged and crossed the security zone. Being an MP gives you the license to do anything. This is trespass and the FIR is against us. What kind of investigation is this? सिर्फ यही नहीं बल्कि काउंसिल एन हरिहरन ने स्वाति मलिवाल द्वारा 3 दिन के बाद जाकर कंप्लेंट और मेडिकल टेस्ट करवा
बताने पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि द डेट ऑफ द MLC is on May 16. This incident allegedly took place on May 13. This is an unexplainable gap. We do not know the nature of the wounds. Are they recent? Are they 3 days old? She was the DCW chief. She was well aware of her rights. If her rights were violated, then she should have made the complaint immediately. हालांकि हियरिंग के इस पड़ाव पर आकर स्वाति मलिवाल की आंखों में आंसू आने लगे थे और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी रखते हुए कहा भी था कि कैसे इस केस में उनके साथ आम आदमी पार्टी ने बहुत ही बुरा किया है and had stated, पूरी पार्टी के लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए मेरी स्टेटमेंट के बाद। बार बार बोला गया मैं बीजेपी की एजेंट हूँ। जब बिभव अरेस्ट हुए उनको हीरो पेंट किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बेल पिटीशन भी मूव की है जिसपे भी तुरंत सुनवाई हो सकती है। जहाँ बिभव कुमार के लिए तो खुशखबरी का माहौल है, वहीं की कविता के लिए बहुत ही बुरी न्यूज आ चुकी है। अब जैसा कि कुछ दिनों पहले ईडी ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते हुए आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी एज अक्यूज डिक्लेयर कर दिया था। वहीं उन्होंने अपनी एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बीआरएस लीडर की कविता का नाम भी एज अक्यूज्ड शामिल करके उनकी मुसीबतें बढ़ा दी थी। और 2 साल की जांच के बाद ईडी ने फाइनली स्कैम से जुड़े प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का अमाउंट बताकर सबको शॉक दे दिया था। अपने 177 पेज के प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में की कविता को अक्यूज डिक्लेयर करने के साथ साथ ईडी ने स्टेट किया था कि इस मामले में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करीबन 1100 करोड़ रुपए के हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। The charge sheet had stated, K. Kavita, by paying kickbacks to government functionaries through their middleman, has participated in the generation of proceeds of crime of rupees 1100 करोड़। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस चार्ज शीट में ईडी ने कविता पर ये इल्जाम भी लगाया है कि इस स्कैम से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ के किकबैक मिले हैं, जिसमें से उन्होंने रुपीस 45 करोड़ टू गोवा इलेक्शन में यूज कर दिए हैं। द चार्ज शीट फर्दर स्टेटेड द किकबैक रुपीस 100 करोड़ द एजेंसी आर्ग्यूड वाज देन ट्रांसफर्ड टू गोवा allegedly to be used for the आम आदमी पार्टीज इलेक्शन एक्सपेंसेस via illegal routes and are thus proceeds of crime। एक इंटरेस्टिंग इल्जाम यहाँ पर ईडी ने की कविता पर यह भी लगाया था कि उन्होंने वापस से एविडेंस को दबाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि ये इल्जाम पहले भी बीआरएस लीडर की कविता पर लग चुका है, जिसकी वजह से ही उनकी बेल कई बार कैंसिल भी हुई है। इस बार ईडी ने बताया कि कविता हैड सबमिटेड 8 phones to iPhone 13 mini, to iPhone 13, to iPhone 13 and to iPhone 14 Pro। The ED said the BRS leader was asked if she had formatted any of these devices or removed any data, to which the agency said she replied in the negative। हालांकि जांच में जब पता चला कि कुछ फोन्स फॉर्मेट हो चुके हैं और इस बारे में जबकि कविता से वापस से सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने ढंग से आंसर करना छोड़ दिया था। जहां ईडी ने की कविता पर ये इल्जाम लगाए हैं, वहीं द CBI argued Miss Kavita is not just a woman but a very influential woman and pointed to claim she had previously threatened one witness। The ED stressed the BRS leader is a co-conspirator and beneficiary of the alleged scam and claimed proceeds of the crime were going directly to her। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इन फेमस पर्सनालिटी से जुड़े और कौन से न्यूज सामने आ सकते हैं। Till then, keep following लॉ चक्रा।